तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 6 ऐसे अंतर को देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में जिसमें से 2 तो पक्का आएगा। और इसके लिए आपको सिर्फ एक चीज़ करना है कि इतनी मेहनत से ये आज हैंड राइटिंग नोट्स तैयार किया है, तो वीडियो के लाइक का टारगेट है 500 लाइक प्लीज़ आप लोग करवा दीजिएगा। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। पहला अंतर है दोस्तों, सुदम ट्यूमर या दुर्दम ट्यूमर, जिसे उदार ट्यूमर भी कहा जाता है। ये क्या है कि एक प्रकार का ये कैंसर होता है। तो पहला अंतर देखेंगे कि यह किसी प्रभावी अंग तक ही सीमित रहता है। कहने का अर्थ ये दोस्तों कि जिस अंग में ये होगा केवल वहीं तक रहेगा, दूसरे अंग में नहीं पहुंचेगा। और इसमें क्या है कि यह एक अंग से दूसरे अंग तक फैलता है। लाइक दैट क्या है, अगर इसके बात करें तो दिमाग में जैसे कोई क्या है, दिमाग में गांठ बन जाए या शरीर के किसी हिस्से में, और इसमें जो आता है वो है ब्लड कैंसर का। ये क्या होता है दोस्तों, ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाता है। दूसरा अंतर देखते हैं कि जो इसकी वृद्धि धीमी गति से होती है, क्योंकि जो गांठ होती है वो धीरे धीरे वृद्धि करेगी, ठीक है ना। और जो इसमें क्या होगा कि इसकी वृद्धि तीव्र गति से होती है, ठीक। चलिए अगला यहाँ से देख लेते हैं अंतर। कह रहा है इसमें कोशिकाएं आपस में अधिक जुड़ी होती हैं, ठीक है ना। ये गलत नहीं है, ये क्या है, अधिक जुड़ी होती हैं। तो और इसमें क्या होगा कि इसमें कम जुड़ी होती हैं। देखिए अधिक जुड़ी होने के कारण ही दोस्तों ये क्या हो, कठोर होती हैं और एक गांठ के रूप में होती हैं। लेकिन ये कम जुड़ी होने के कारण ही क्या है, ये आसानी से प्रवाहित होकर के पूरे शरीर में फैल जाता है। अगला देख लेते हैं कि इसमें मेटास्टेसिस नहीं होता है। देखिए मेटास्टेसिस का मतलब है दोस्तों कि इसमें वही चीज़ अभी जो बताया कि इसमें क्या है, गांठ नहीं बनती है, ठीक है ना। इसमें इसमें गांठ बनती है, कोशिकाओं का गुच्छा बन जाता है, ये प्रवाहित नहीं होता है। मेटास्टेसिस का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना, और इसमें क्या होता है कि मेटास्टेसिस होता है, यानी ये क्या है कि रुधिर के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाती हैं, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देखकर जाइएगा। और इसकी पीडीएफ भी, आप लोग परेशान ना होइए, इसकी पीडीएफ भी हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप और इस हैंड राइटिंग नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दूसरा अंतर है कि सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा में क्या अंतर है। और सहज प्रतिरक्षा को दोस्तों इसे जन्मजात प्रतिरक्षा भी कहा जाता है, जन्मजात प्रतिरक्षा भी कहा जाता है। ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंस हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए इसमें देखते हैं जी, इसे अंग्रेजी में अगर बात करें तो इनेट इम्यूनिटी कहा जाता है, इसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इसमें जो पहला अंतर है समझ लेते हैं कि यह जन्म से ही मौजूद होती है। कहने का अर्थ ये दोस्तों कि सहज या जन्मजात प्रतिरक्षा हमें एक प्रकार का प्रोटेक्शन देती है, और ये हमारे जब जन्म होता है तो जन्म के समय से ही मौजूद होती है, ठीक, समझ में आ गया। चलिए इसमें क्या होता है कि यह जन्म के बाद मौजूद होती है। अब जन्म के बाद क्या होता है दोस्तों, जब शरीर रोग से पीड़ित होता है तब इसे प्रवाहित कराया जाए, यानी हमारे शरीर में प्रवेश कराया जाता है, ठीक ना। प्रवाहित नहीं बल्कि प्रवेश कराया जाता है, ठीक। तो क्या है, यह जन्म से होती है और ये जन्म के बाद मौजूद होती है। अगला अंतर देख लेते हैं कि यह एक अविशिष्ट प्रतिरक्षा है। क्या है, यह एक अविशिष्ट प्रतिरक्षा है। अविशिष्ट का प्रतिरक्षा का मतलब होता है दोस्तों कि ये रोगाणुओं को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर पाती है, कि कभी कभार शरीर में जब रोगाणु प्रवेश कर जाते हैं तो ये क्या है, पूरी तरह से उन पर हावी नहीं हो पाता है, और इसीलिए क्या है, अविशिष्ट प्रतिरक्षा है। अगला इसमें देख लेते हैं कि यह एक विशिष्ट प्रतिरक्षा है, यानी इसमें रोगों से लड़ने की क्षमता ज़्यादा होती है, ठीक, रोगों से रक्षा ज़्यादा करता है। अगला है देख लेते हैं कि यह बाह्य कारकों को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। ये जो हमारी प्रतिरक्षा है, जैसे हमने बताया ना, लार हो गया, ठीक ना, और उसके बाद श्लेष्म हो गया, जैसे नाक में होता है, ठीक। तो इस तरह से शरीर में जाने वाले रोगाणुओं को क्या है, अपने साथ ही मिला करके उन्हें नष्ट कर देती है, ठीक। लेकिन इसीलिए क्या है कि कहा गया है कि शरीर में ये बाह्य कारकों को प्रवेश करने से रोकती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि यह तब अनुक्रिया करता है जब शरीर पहली बार रोग ग्रसित होता है, यानी किसी रोग से जब ग्रसित होता है तो पहली बार ये अनुक्रिया करता है, क्योंकि ये जन्म के बाद से ही होता है, ठीक है ना, जन्म के समय से नहीं होता है। तो आई होप कि ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट।
चलिए अब देख लेते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सभी के सभी दोस्तों बात करें तो 3 नंबर में आते हैं। तो ये जान लीजिए कि आज के इस वीडियो से आपके 6 नंबर तो कहीं नहीं जाने वाले। तो चलिए इसमें देख लेते हैं एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो इसमें क्या होता है, पहला देख लेते हैं कि इसका प्रभाव देर से होता है, इसका प्रभाव देर से होता है और यह तुरंत राहत पहुंचाती है। यानी दोस्तों जो ये इम्यूनिटी है ये अपना प्रभाव डालने में कुछ समय लेती है, ठीक, लेकिन ये तुरंत ही राहत पहुंचा देती है, ठीक। नेक्स्ट है कि यह प्रतिरक्षा धीमी होती है, ये धीमी गति से होने वाली क्रिया होती है और यह जो क्रिया होती है वो तीव्र गति से होती है। नेक्स्ट है कि यह जीवन भर कार्य करती है, यानी जो सक्रिय प्रतिरक्षा है, एक्टिव इम्यूनिटी है, ये लाइफ टाइम हमारे शरीर में क्या है, प्रतिरक्षा प्रदान करती है, ठीक है ना। लेकिन ये क्या होती है कि यह कुछ समय के लिए ही होती है, ठीक, कुछ समय के लिए ही होती है। अगला देखते हैं कि इससे शरीर को अन्य कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है और इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है, शरीर को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। लाइक दैट, जैसे देखिए इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे इसमें अगर हम बात करें जैसे रेबीज का टीका, टिटनेस का टीका, ये सभी जो लगते हैं तो इससे शरीर को प्रभावित थोड़ा शरीर होता है और कुछ ही समय के लिए ये प्रभावी होते हैं, ठीक। तो यह दिया गया है ना कि यह कुछ ही समय के लिए होता है। ऐसा नहीं कि एक बार आपने रेबीज का टीका लगवा लिया तो फिर उसके बाद लाइफ टाइम कुत्ता काटे कोई प्रॉब्लम नहीं, समस्या होगी। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे चेचक का टीका लगवा लिया तो लाइफ में एक बार होता है, तो इसकी जो प्रतिरक्षा प्रक्रिया होती है धीमी होती है लेकिन ये पूरे जीवन भर कार्य करती है, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं अगला अंतर। चलिए दोस्तों अब ये जो अंतर है डीएनए और आरएनए में अंतर, तो इसको हमने यहाँ पर नहीं लिखा है बट डोंट वरी, पीडीएफ हम डाल देंगे, ठीक है ना। लेकिन इसको अब आप देखेंगे कहाँ, तो इसको आप डिस्क्रिप्शन में जाइए दोस्तों और वहाँ से इसको वीडियो को देख लीजिए। हमने इस पर 8 से 9 अंतर बताए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो है, इसलिए वीडियो को देख लेना, ठीक है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट अंतर को समझ लेते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों प्रभावी और अप्रभावी कारक में अंतर। इस पर भी अंतर आता है और ये मेंडल के जो प्रयोग होते हैं उस चैप्टर से है, यानी आनुवांशिकी से, ठीक। तो इसमें क्या है, इसे कहा जाएगा इफेक्टिव फैक्टर और यहाँ से इनइफेक्टिव फैक्टर, ठीक है ना। तो क्या लिखना है आपको, यहाँ से डिफरेंसेस बिटवीन इफेक्टिव फैक्टर एंड इन इफेक्टिव फैक्टर। तो दोस्तों इसमें जो अंतर हैं उसको हम समझ लेते हैं। पहला है कि यह किसी भी स्थिति में अपने आप को प्रकट करता है। कहने का अर्थ यह है दोस्तों, चाहे प्रभावी कारक, जैसे इसमें क्या है, अप्रभावी कारक उपस्थित रहे या अनुपस्थित रहे, ये तब भी अपने गुण को दर्शाएंगे। लेकिन ये क्या होता है कि यह प्रभावी कारक की उपस्थिति में स्वयं को प्रकट नहीं कर सकता। यानी अगर एक प्रभावी है दोस्तों और दूसरा अप्रभावी है, जैसे एक शुद्ध लंबा पौधा है मटर का, एक बौना है, तो इसमें जो यहाँ से जो हाइब्रिडाइजेशन होगा यानी संकरण होगा तो शुद्ध लंबी संतान ही होंगी, ये वाला लक्षण नहीं दिखाई देगा, ठीक। तो यही कह रहा है दोस्तों, ये चाहे उपस्थित रहे या अनुपस्थित रहे, ये अपने लक्षण को प्रकट कर देता है, इसमें देख रहे हैं। लेकिन ये क्या होता है कि ये प्रभावी की उपस्थिति में अगर ये क्या रहेगा, ये उपस्थित रहेगा तो ये अपने लक्षण को कभी नहीं दर्शा पाएगा। अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि यह सभी पीढ़ियों में प्रकट होता है। यानी दोस्तों ये क्या होगा, हर पीढ़ी में, F1 पीढ़ी हो F2 पीढ़ी हो, सभी पीढ़ियों में इनके लक्षण दिखाई पड़ेंगे, ठीक। और जो इसमें होगा कि ये सभी पीढ़ियों में प्रकट नहीं होते हैं। कहने का अर्थ है दोस्तों, जैसे ये केवल F2 पीढ़ी में दिखाई देंगे, ठीक, F2 पीढ़ी में दिखा सकते हैं, लेकिन F1 पीढ़ी में ये बिल्कुल भी नहीं होंगे, इसलिए ये सभी पीढ़ियों में दिखाई नहीं देते हैं या प्रकट नहीं होते हैं। इसमें अगला देख लेते हैं कि ये एक पूर्ण एंजाइम के लिए कोडित होते हैं। कहने का अर्थ ये है कि इनके लक्षण को दर्शाने के लिए एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है, जिसके कारण ये अपने लक्षण को हर पीढ़ी में दर्शा देते हैं। और इनमें क्या होता है कि ये अपूर्ण यानी
अक्रियाशील एंजाइम के लिए कोडित होते हैं, जिसके कारण ये प्रत्येक पीढ़ी में अपने लक्षण को नहीं पहुंचा पाते हैं। और दोस्तों इसके साथ ही साथ एक आपको स्वपरागण और परपरागण पर भी अंतर देख कर जाना है, उसकी भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर से बोल देते हैं कि वीडियो के लिए आज हमने बहुत मेहनत किया, ये वीडियो आपके लिए बनाने के लिए, PDF बनाने के लिए स्वयं इसे अपने हाथ से लिखा ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। सो वीडियो का टारगेट है 500 लाइक। अगर इतना भी नहीं कर पाए तो मेरे भाई फिर तो कुछ नहीं कहेंगे आपको। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे शानदार वीडियो के साथ।